हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है पेपर 2 का सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर लास्ट चैप्टर, दैट इज़ द कम्युनिकेशन रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन रिसर्च इज द बेस्ट डिफाइंड एज द इट इज़ बेस्ट डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड एम्पेरिकल स्टडी ऑफ ए कम्युनिकेशन फिनोमिना। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले कम्युनिकेशन रिसर्च का मीनिंग समझते हैं। कम्युनिकेशन रिसर्च का मतलब मीडिया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड फिनोमिना। सो यहाँ तीन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड एम्पेरिकल। सिस्टमैटिक हो गया, रिसर्च स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करती है, रैंडम ऑब्जर्वेशन नहीं होती हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया, रिसर्चर पर्सनल बायस नहीं लाता है, फैक्ट्स पर काम करता है। एंड एम्पेरिकल हो गया, रिसर्च जो है एविडेंस और डाटा पर बेस होती है, गेस वर्क नहीं चलता है। ओके, so now the question second is Lasswell classic formula for analyzing communication asks. So it asks for who says what, through which channel, to whom, with what effect. Okay, so ये मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी में भी बताया लास्टवेल की। so उन्होंने कम्युनिकेशन प्रोसेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, who says what, in what channel, to whom, in and with what effect. Now we have the question number 3. A construct in communication research is best described as, so it is described as a concept deliberately defined and adopted for use within a theory. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट में कंफ्यूज होते हैं। लाइक कंसेप्ट हो गया, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आइडियाज़ हैं। कंस्ट्रक्ट हो गया जब रिसर्चर कंसेप्ट को साइंटिफिक डेफिनेशन देते हैं, लाइक सोर्स क्रेडिबिलिटी हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्सपर्टाइज प्लस ट्रस्टवर्दीनेस। सो अब रिसर्च जो है ये पॉसिबल हो गई है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एम्पेरिकल मेजरेबल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल वो चीज़ है जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकती है एंड इट इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ रिसर्च। ओके, अब एग्जाम्पल ले लो, वेरिएबल हो जा कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, एज, इनकम, एजुकेशन। ठीक है, ये सब क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। Now we will move to the next question. Which approach to communication research is primarily positivist and seek generalizable numerical findings? तो it is the quantitative approach. ठीक है, क्योंकि quantitative research numbers के साथ काम करती है। ठीक है, यहाँ पे statistics यूज किए जाते हैं, यहाँ पे परसेंटेज निकाला जाता है। Now we have the question number 6. Inductive reasoning used commonly in qualitative research proceeds from observation patterns to theory building. Okay, so induction and deduction जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडक्शन जो है ये डाटा से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पैटर्न्स और थ्योरी देखी जाती है। ओके, और वहीं डिडक्शन जो है ये थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे थ्योरी, हाइपोथेसिस और डाटा देखा जाता है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7 इन नेक्स्ट स्लाइड। Question number 7 is the first step in the communication research process is generally identifying and stating the research problem. क्योंकि अगर आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होगी, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं होगी जिस पर आपने काम नहीं करना है, तो आप रिसर्च कैसे करेंगे? सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। Then 8th question is combining quantitative and qualitative approaches in a single study is known as the ट्रायंगुलेशन और मिक्स मैथड्स अप्रोच, जो कि यूजुअली आजकल की जाती है। लोग कंटेंट एनालिसिस भी करते हैं, लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, क्वेश्चनेयर बना के सर्वे भी करते हैं, एंड देन जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उनका वो कंटेंट एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, now we have the question number 9th. Research design is best described as the overall blueprint linking research questions to data collection. Okay, so ये एक blueprint है। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? ब्लूप्रिंट, जिससे आपको आइडिया हो जाता है आपने ऐसे ऐसे अपना काम करना है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च दैट मैप्स व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन ऑफ द फिनोमिना विदाउट टेस्टिंग कैजुअल रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रही है सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को। Then we have the question number 11th. The variable that is manipulated or selected by a researcher presumed to be the cause is the independent variable. ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स जो कॉज एक्ट करता है। जैसे मैंने आपको थिएटर प्ले और ऑडियंस की एग्जांपल दी थी, तो थिएटर प्ले क्या था, वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो कॉज था। अब ऑडियंस क्या था, इफेक्ट। लाइक जो उन्होंने प्ले देखा उसके उनको क्या इफेक्ट हो गया, वो क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो कॉज बताता है वो कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Now we have the next question, a variable that explains underlying mechanism through which an IV affects a DV is called the intervening mediating variable.
ये क्या है, जहाँ पे जैसे जैसे मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो अटेंशन स्पैन हुआ है, ठीक है, जो यू कॉज एंड इफेक्ट के बीच में मैकेनिज्म हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडिएटिंग और इंटरवेनिंग वेरिएबल. अब क्वेश्चन में आई वी इज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डी वी इज फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 13 is the null hypothesis typically states that no relationship or no difference exists between the variables. ठीक है, null hypothesis जो होता है ये zero relation show करता है. Question number 14 is the defining feature that distinguishes a true experimental design from a quasi experimental design is random assignment of subjects to the group. क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मेन फीचर क्या है, रैंडमाइजेशन. यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस मिलता है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि ग्रुप्स जो होते हैं ये इक्वल हो जाते हैं, तो बायसनेस कम होती है. देन यू हैव द क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन रैंडम असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल दैट इज यूजिंग इंटैक्ट क्लासरूम बट अ ट्रीटमेंट कंपैरिजन स्ट्रक्चर इज रिटेन, द डिज़ाइन इज कॉल्ड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. ओके, ठीक है, यहाँ पे रैंडमाइजेशन जो है ये एब्सेंट होती है. लेट्स सपोज दो एग्जिस्टिंग क्लासरूम्स को अगर कंपेयर करें तो स्टूडेंट रैंडमली असाइन नहीं किए गए, तो इसीलिए ये क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. रिसर्च अंडरटेकन प्योरली टू बिल्ड थ्योरेटिकल नॉलेज विदाउट एन इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ बेसिक और प्योर रिसर्च. ओके, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इसको बनाया जाता है, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो ये क्या होगी, बेसिक सी नॉर्मल सी हमारी प्योर रिसर्च होगी. क्वेश्चन नंबर 17. अ स्टडी दैट फॉलोज द सेम सेट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू स्टडी चेंज इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में सब सेम रिस्पॉन्डेंट को लॉन्ग पीरियड तक ऑब्जर्व किया जाता है. So question number 18th is an in-depth intensive examination of a single unit such as one organization or event is called a case study. Okay, क्योंकि केस स्टडी में एक सिंगल यूनिट को डीपली एनालाइज किया जाता है, फिर चाहे वो आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ या मैगी ले लो आप, ठीक है, उसको अगर डिटेल में आप इन डेप्थ स्टडी करोगे वो कौन सी बनेगी, केस स्टडी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. TRP television rating point data in India is primarily collected and monitored through, so it is monitored through BARC India's audience measurement panel. Okay, क्योंकि TRP का फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, एंड ये बताता है कि कितने लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं. BARC हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इंडिया में टीवी ऑडियंस मेजरमेंट करता है. ओके, सो लेट्स सपोज अगर एक सीरियल की TRP 5 है और दूसरे की 2 है, तो पहला प्रोग्राम ज़्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट कर रहा है. Now we will move to question number 20. Research that studies how gatekeepers select and shape news content is called agenda setting और gatekeeping research. ये आपको वर्ड से ही पता चल जा रहा है, क्योंकि गेटकीपिंग का कंसेप्ट कोर्ट लविन ने दिया था. लाइक न्यूज़ रूम में हर इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं होती है, एडिटर्स डिसाइड करते हैं कि क्या पब्लिश होगा, मीन्स कंटेंट को फिल्टर आउट करते हैं, क्या पब्लिश होगा क्या रिजेक्ट होगा, यही गेट कीपिंग है. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In advertising research GRP stands for gross rating point. Okay, gross rating point क्या है, research into frequency, और ये एडवर्टाइजिंग रिसर्च की इंपॉर्टेंट टर्म है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 22 इज इवेलुएटिंग अ PR campaign's effect on stakeholder perception and reputation typically uses stakeholder और reputation surveys. ओके, क्योंकि PR का मेन गोल क्या है, इमेज और रेपुटेशन को मैनेज करना. Question number 23 is CITE 1975 to 76, a landmark Indian communication research project stands for. So it stands for Satellite Instructional Television Experiment. This is the full form of CITE. Now question number 24 is CITE was a collaborative experiment primarily between ISRO and All India Radio. Okay, so it was collaboration between ISRO and All India रेडियो. ये एक मैसिव कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट था. गोल था इसका रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशनल कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन रिसर्च के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 25. द स्टडी ऑफ ऑडियंस एंड मोटिवेशंस फॉर वॉचिंग टेलीविजन प्रोग्रामिंग फॉल्स अंडर, सो इट्स फॉल्स अंडर यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी पूछती है ऑडियंस मीडिया के साथ क्या करती है एंड मीडिया ऑडियंस के साथ क्या करता है. सो ऑडियंस टीवी क्यों देखती है, एंटरटेनमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए. ठीक है, सो ये क्या है, ये ग्रेटिफिकेशन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. रिसर्च एग्जामिनिंग हाउ चिल्ड्रन cognitively process and respond to animated content belongs to research in children's
मीडिया, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन कार्टून्स और एनिमेशन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वॉयलेंस उनको कैसे इफेक्ट करता है, लर्निंग इंप्रूव होती है या नहीं, तो ये सब चिल्ड्रन मीडिया रिसर्च से ही टॉपिक्स जुड़े हैं. Now the question number 27 is studying engagement metrics, sentiment and network patterns on platforms like X or Instagram is an example of. So it is example of social media internet based analytical research. ठीक है, क्योंकि मॉडर्न कम्युनिकेशन रिसर्च का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल चल रहा है, दैट इज़ इंटरनेट रिसर्च. ओके, और कौन कौन से मैट्रिक्स पर रिसर्च की जाती है, लाइक कमेंट्स, शेयर्स, लाइक यूट्यूब एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस पे कितने सारे पेपर्स रिसर्च हो रही है आजकल. Now we'll move to the next slide. Which level of measurement involve categories with no inherent order such as gender or media type? तो that is the answer is the nominal scale. Nominal scales जो होते हैं is equal to categories only, जहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं होती है, ठीक है, जहाँ पे आगे आपके मेल, फीमेल, रिलीजन, लैंग्वेज, सिटी, ठीक है, ये सिर्फ इन बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं. Now question number 29 is a measurement scale with equal intervals and a true 0 point. ठीक है, let's suppose for example minutes of TV viewing is, so the answer is रेशो स्केल. ठीक है, रेशो स्केल में ट्रू 0 होता है जहाँ पे एज, इनकम, टीवी व्यूइंग टाइम, वेट, ये सब देखा जाता है. ट्रू 0 क्या हो गया, इज इक्वल टू रेशो स्केल. Now question number 30 is a sampling method where every unit in the population has an equal and known chance of selection is called simple random sampling, क्योंकि population का हर member को equal chance मिला जाता है. Now we will move to the next slide. Question number 31 is a chain referral method where existing respondents recruit further respondents is known as the snowball sampling. क्योंकि यहाँ पे इट इज़ हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, सो जैसे कि बीच में ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ लिया या इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ लिया, लाइक एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्डेंट जो है ये नेक्स्ट रिस्पॉन्डेंट को सजेस्ट कर सकता है एंड स्नोबॉल की तरह सैम्पल जो है ग्रो कर सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट स्ट्रैटा एंड सैम्पलिंग विद इन ईच इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. ठीक है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में हैं, आपने सैम्पल कलेक्ट करना, आप लेट्स सपोज 60% फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, सो 40% मेल सेलेक्ट कर लेंगे, तो सैम्पल में भी सेम प्रोपोर्शन जो है नहीं मेंटेन करना होता, तो ये क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 33 इज वेदर अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट ट्रूली कैप्चर्स द थ्योरेटिकल कंसेप्ट इट इंटेंड्स टू मेजर रिलेट्स टू इट्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. ओके, क्या इंस्ट्रूमेंटल थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को एक्यूरेटली मेजर कर रहा है. ठीक है, सो एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैं आपका रिसर्च जो है ये क्रेडिबिलिटी मेजर करना चाहती है, जो क्वेश्चनेयर है वो एक्चुअली क्रेडिबिलिटी ही मेजर करे, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Question number 34 is measuring consistency of results when the same test is given to the same people at different times test. So it is the test retest reliability. Okay, so आज जैसे क्वेश्चनेयर दिया तो एक महीने बाद सेम क्वेश्चनेयर दिया तो रिजल्ट सिमिलर आया, तो रिलायबिलिटी क्या होगी, हाई होगी. Then question number 35 is the scaling technique where agreement with the stronger statement implies agreement with the weaker one is the Gutmann scale. ये एक कम्युलेटिव स्केल है, यहाँ पे अगर डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट एग्री किया है तो ईजियर स्टेटमेंट्स भी एग्री होंगे, तो ये नेट में पूछा जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 36. Question number 36 is a data collection tool in which the researcher, not the respondent, fills in responses by asking or observing is called a schedule. Okay, इसको schedule बोलते हैं. एंड लाइक क्वेश्चनेयर जो है ये रिस्पॉन्डेंट फिल करता है, schedule जो है ये रिसर्चर फिल करता है एंड नेट में ही डायरेक्टली पूछा जाता है. Now we'll move to the next slide. Question number 37 is content analysis of archived newspapers where students are unaware their material is being studied is an example of an non-obtrusive technique. Okay, so एग्जाम्पल जैसे आर्काइव न्यूज़पेपर का कंटेंट एनालिसिस पार्टिसिपेंट्स को पता भी नहीं है कि स्टडी हो रही है, सो इट इज़ नोन एज द नॉन ऑब्ट्रूसिव टेक्निक. नाउ द क्वेश्चन नंबर 38 इज सर्वेज कंडक्टेड विद वोटर्स इमीडिएटली आफ्टर दे कास्ट देयर बैलेट आर कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम एग्जिट पॉल बोलते हैं, क्योंकि वोटिंग बूथ से बाहर आते ही वोटर से पूछना कि आपने किसको वोट दिया, तो उसको हम बोलते हैं एग्जिट पॉल. Now question number 39 is a statistical test used to compare the means of two independent groups assuming normal distribution is the t-test. इसको t-test बोलते हैं. इसका पर्पस होता है दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करना. ठीक, लेट्स सपोज अगर हमारी कोई स्टडी है जहाँ पे हम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया यूजेज को कंपेयर करना चाहते हैं, देन वी विल यूज दी t-test. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
Question number 40 is which of the following is a non-parametric test commonly used for categorical or nominal data? So it is the chi-square test and ये आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कैटेगोरिकल डाटा के लिए ये यूज़ किया जाता है. And now the question number 41 is analysis examining the relationship between exactly two variables simultaneously. For example, cross tabulation is called, it is called bivariate analysis. Okay, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए जाते हैं. Now we have the question number 42. Rejecting a null hypothesis that is actually true is known as, it is basically known as the type 1 error. Now we'll move to the next slide. A p-value of less than 0.05 conventionally indicates that a result is statistically significant at the 5% level. Okay, क्योंकि रूल क्या है, like p is always less than 0.05, तो अगर रिजल्ट जो है हमारा सिग्निफिकेंट आता है. Now we have the question number 44. Software commonly used for computer mediated statistical analysis in communication research includes SPSS, R and SAS. ये टेस्ट जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़ किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जब हमें टेस्ट करने होते हैं. Then we have the question number 45. Ensuring that research participants understand the study and agree to take part voluntarily, it refers to the informed consent. ठीक है, जहाँ पे voluntarily part लिया जाए, it is known as the informed consent. Now we will move to the next slide. Question number 46 is presenting another person's idea, data or words as one own without proper acknowledgement is known as the plagiarism. ठीक है, जब दूसरे को बिना क्रेडिट दिए आप उसका काम लिखते हैं तो उसको हम प्लैग बोलते हैं. Then resuming, question number 47 is reusing one's own previously published works and presenting it as a new original research is known as a self plagiarism. Let's suppose आपने अपना कोई काम किया, आप उसी को अपने नेक्स्ट काम में यूज़ करें तो उसको हम self plagiarism बोलते हैं. Now question number 48 is in a standard research report the section that states that problem and objectives generally appear in the introduction. सो प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव्स जो है मोस्टली इंट्रोडक्शन जो कि आपका पहला चैप्टर होता है उसमें लिखी जाती है. नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी एंड पर्सनल डाटा ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट इज एन एथिकल प्रिंसिपल नोन एज द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी ऑफ अ पार्टिसिपेंट. ठीक है, देन वी हैव द क्वेश्चन 50th, द लास्ट वन. सॉफ्टवेयर सच एज टर्निटिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय रिसर्चर्स टू चेक द प्लैगरिज्म के लिए इसको यूज़ किया जाता है. मोस्टली इसको जो है रिसर्चर्स, स्कॉलर्स या प्रोफेसर्स, बड़े बड़े एकेडमिशियंस यूज़ करते हैं. ओके, so students, this was all about your UGC NET जर्नलिज्म सिलेबस. हमने आज सब यूनिट्स ख़त्म कर लिए हैं. हमारा यूनिट 10 भी हो गया, इसके 50 MCQs भी हो गए हैं. सो आई होप कि मैंने सब टॉपिक्स कवर किए हों. प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए. एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट दी सीरीज़ ऑफ पेपर 1. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि मैम पेपर 1 के नोट्स दीजिए, पेपर 1 भी समझाइए. सो नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी ये पेपर 1 की आएंगी. Do subscribe to my channel, like the videos and share the videos with your friend. Till then, bye, stay tuned.